सुनिए, आपको याद है ना कि आज शाम को प्रेम की शादी में जाना है। समय से घर आ जाना। फार्म हाउस में शादी है। वहाँ पहुँचने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। सुजाता ने नीरज को नाश्ते की टेबल पर बैठते ही कहा, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ जो तुमने याद दिला दिया। नीरज ने पनीर का पराठा तोड़ते हुए कहा, आजकल आप बातों को भूलने बहुत लगे हैं। क्या बात है? सुजाता ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, दफ्तर में काम बहुत ज़्यादा हो गया है और कंपनी वाले कम एम्प्लॉय से काम चलाना चाहते हैं। सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है। अच्छा सुनो, एक काम करना, 5 बजे मुझे फ़ोन करना, मैं समय से आ जाऊंगा। क्या कहते हो, 5 बजे? सुजाता ने आश्चर्य से कहा, दफ्तर से घर आने में ही तुम्हें 1 घंटा लग जाता है, फिर तैयार होकर शादी में जाना है। आप आज दफ्तर से जल्दी निकलना, 5 बजे तक घर आ जाना। अच्छा, कोशिश करूँगा। नीरज ने दफ्तर जाने के लिए अपना बैग उठाते हुए कहा। दफ्तर पहुंचकर नीरज हैरान रह गया कि स्टाफ की उपस्थिति नाम मात्र की थी। दफ्तर में हर किसी को शादी में जाना था। आधा स्टाफ छुट्टी पर था और बाकी स्टाफ हाफ डे करके लंच के बाद छुट्टी करने की सोच रहा था। पूरे दफ्तर में कोई काम नहीं कर रहा था। हर किसी की जुबान पर बस यही चर्चा थी कि आज शादियों का ज़बरदस्त मुहूर्त है। जिसकी शादी का मुहूर्त नहीं निकल रहा है उसकी शादी बिना मुहूर्त के आज हो सकती है। इसलिए आज शहर में 10 से 12 हज़ार शादियां हैं। मैनेजर मेहता उसके सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और गला साफ करके बोले, आज तो गजब मुहूर्त है। सुना है कि आज शहर में 12,000 शादियां हैं। हर कोई छुट्टी मांग रहा है। लंच के बाद तो पूरा दफ्तर लगभग खाली हो जाएगा। छुट्टी तो घोषित कर नहीं सकते नीरज जी, लेकिन मजबूरी है, किसी को रोक भी नहीं सकते। आपको भी किसी शादी में जाना होगा। मेहता जी, आप तो ज़बरदस्त ज्ञानी हैं। आपको कैसे मालूम कि मुझे भी आज शादी में जाना है? नीरज ने फाइल बंद करके एक तरफ रख दी और मेहता जी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ये भी कोई पूछने की बात है? आज तो हर आदमी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सभी बाराती बनेंगे। आखिर 12,000 शादियां जो है। मेहता जी ने उंगली में कार की चाबी घुमाते हुए कहा, आखिर मैं भी तो आज एक बाराती हूँ। मेहता जी, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या वाकई पूरे स्टाफ को शादी में जाना है या फिर 12,000 शादियों की खबर सुनकर दफ्तर से छुट्टी का एक बहाना मिल गया है। नीरज ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लगता है कि आपको आज किसी शादी का न्योता नहीं मिला है। घर पर भाभी जी के साथ कैंडल लाइट डिनर करने का इरादा है, तभी इस तरीके की बात कर रहे हैं, वरना घर जल्दी जाने की सोच रहे होते नीरज बाबू। मेहता जी ने चुटकी लेते हुए कहा, नहीं मेहता जी, ऐसी बात नहीं है। शादी का न्योता तो है, लेकिन जाने का मन नहीं है। सुजाता चलने को कह रही है, लगता है जाना पड़ेगा। क्यों भाई, भाभी जी के मायके में शादी है? मेहता जी ने आंख मारते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मेहता जी, पड़ोसी की शादी में जाना है। ऊपर वाले फ्लैट में दिनकर जी रहते हैं, उनके बेटे प्रेम की शादी है। मन इसलिए नहीं कर रहा है कि बहुत दूर फार्म हाउस में शादी है। पहले तो 1 घंटा घर पहुंचने में लगेगा, फिर घर से कम 1.5 घंटा फार्म हाउस पहुंचने में लगेगा। थक जाऊंगा। यदि आप कल की छुट्टी दे दे तो शादी में चला जाऊंगा। अरे नीरज बाबू, आप डरते बहुत हैं। आज शादी में जाइए, कल की कल देखेंगे, कहकर मेहता जी चले गए। मुझे डरपोक कहता है, खुद जल्दी जाने के चक्कर में मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। नीरज मन ही मन बुदबुदाया और काम में बिजी हो गया। शाम को ठीक 5 बजे सुजाता ने फ़ोन करके नीरज को शादी में जाने की याद दिलाई कि कॉलोनी में लगभग सभी को दिनकर जी ने शादी का इनविटेशन दिया है और सभी शादी में जाएंगे। तभी प्यून ने कहा, साहब जी, पूरा दफ्तर खाली हो गया है, मुझे भी शादी में जाना है, आप कितनी देर तक बैठेंगे? प्यून की बात सुनकर नीरज ने काम बंद किया और धीमे से मुस्कुराकर कहा, मैंने भी शादी में जाना है, दफ्तर बंद कर दो। नीरज ने कार स्टार्ट की। रास्ते में सोचने लगा कि मुंबई एक महानगर है और 1 करोड़ से ऊपर की आबादी है, लेकिन एक दिन में 12,000 शादियाँ कहाँ हो सकती है? घोड़ी, बैंड, हलवाई, वेटर, बसों के साथ होटल, पार्क, गली मोहल्ले आदि का इंतज़ाम मुश्किल लगता है। रास्ते में ट्रैफिक भी कोई ज़्यादा नहीं है, आम दिनों की तरह भीड़ भाड़ है। ऑफिस से घर की 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 से 1.25 घंटा लग जाता है और लगभग आधी मुंबई का सफ़र हो जाता है।
अगर पूरी मुंबई में 12,000 शादियां हैं तो आधी मुंबई में 5,000 तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन लगता है लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत है, और ऊपर से टीवी चैनल वाले खबरें इस तरह से पेश करते हैं कि लोगों को विश्वास हो जाता है। यही सब सोचते सोचते नीरज घर पहुंच गया। घर पर सुजाता ने फौरन चाय के साथ पकौड़े परोसते हुए कहा, समय से तैयार हो जाओ, कॉलोनी से सभी शादी में जा रहे हैं जिनको दिनकर जी ने इनविटेशन दिया है। बच्चे भी चलेंगे? बच्चे अब बड़े हो गए हैं, हमारे साथ कहाँ जाएंगे? हमारा जाना क्या ज़रूरी है? जाना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, और फिर श्रीमती दिनकर जी तो हमारी किटी पार्टी की मेंबर है। जो नहीं जाएगा कच्चा चबा जाएंगी। इतना डरती क्यों हो उससे? वह ऊपर वाले फ्लैट में ज़रूर रहते हैं, लेकिन साल 6 महीने में 1-2 बार ही दुआ सलाम होती है। जाए ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीरज ने चाय की चुस्कियों के बीच कहा, डरे मेरी जूती, शादी में जाने की तमन्ना सिर्फ इसलिए है कि वह घर में बातें बड़ी बड़ी करती है, जैसे कोई करोड़पति की बीवी हो। हम कॉलोनी की औरतें तो उसकी शान शौकत का जायजा लेने जा रही हैं। किटी पार्टी का हर सदस्य शादी की हर गतिविधि और बारीक से बारीक पहलू पर नज़र रखेगा, इसलिए जाना जरूरी है, चाहे कितना ही आंधी तूफान आ जाए। सुजाता की इस बात को उनकी बेटी दिशा ने काटा। पापा, आपको पता नहीं है, जेम्स बॉन्ड 007 की पूरी टीम साड़ियाँ पहनकर जासूसी करने में लग गई हैं। इनके वॉर से कोई नहीं बच सकता है। सुजाता ने बीच में बात काटते हुए कहा, तुम लोगों के खाने का क्या हिसाब रहेगा? मुझे कम से कम बेफिक्री तो है। क्या मम्मा, अब हम बच्चे नहीं हैं, भाई पिज़्ज़ा और बर्गर लेकर आएगा। हमारा डिनर का मेनू तो छोटा सा है, आपका तो लंबा चौड़ा होगा। कहकर दिशा खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर चौंक कर बोली, ये क्या मम्मी, ये साड़ी पहनोगी? नहीं नहीं, शादी में पहनने की साड़ी मैं सिलेक्ट करती हूँ। कहते कहते दिशा ने एक साड़ी निकाली और मम्मी के ऊपर लपेट कर बोली, पापा इधर देखकर बताओ कि माँ कैसी लग रही है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि बेटी माँ से ज़्यादा सयानी हो गई है। श्रीमती जी आज गश खाकर गिर जाएंगी। तभी सौरभ पिज़्ज़ा और बर्गर लेकर आ गया। अरे आज तो कमाल हो गया, मम्मी तो दुल्हन लग रही है, पूरी बारात में अलग से नजर आएगी। बच्चे की बातों सुनकर सुजाता गर्व से फूल गई और तैयार होने लगी। तैयार होकर नीरज और सुजाता जैसे ही कार में बैठने के लिए कॉलोनी के कंपाउंड में आए, नीरज हैरानी के साथ बोल पड़े, लगता है कि आज पूरी कॉलोनी शादी में जा रही है। सारे चमक दमक रहे हैं। शर्मा, मेहता, रस्तोगी, साहनी, ठाकुर, गुप्ता, अग्रवाल सभी अपनी कार निकाल रहे हैं। आज तो कॉलोनी कार विहीन हो जाएगी। मुस्कुराती हुई सुजाता ने कहा, सारे अलग शादियों में नहीं बल्कि प्रेम की शादी में जा रहे हैं। दिल खोल कर न्योता दिया है दिनकर जी ने। दिल की मत पूछो, फार्म हाउस में शादी का सारा खर्च लड़की वालों का होगा, इसलिए पूरी कॉलोनी को निमंत्रण दे दिया, वरना अपने घर तो उनकी पत्नी ने किसी को भी नहीं बुलाया। एक नंबर के कंजूस है दोनों पति पत्नी। हम तो उसे किटी पार्टी का मेंबर बनाने को राजी नहीं होते हैं। जबरदस्ती हर साल किसी न किसी बहाने मेंबर बन जाती है। इतनी नाराज़गी भी अच्छी नहीं कि मेकअप ही खराब हो जाए। नीरज ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, कितनी देर लगेगी फार्म हाउस पहुंचने में? सुजाता ने पूछा। ये तो ट्रैफिक पर डिपेंड है, कितना समय लगेगा। 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 भी और 2 भी। मैं एफएम रेडियो पर ट्रैफिक का हाल जानती हूँ, कहकर सुजाता ने रेडियो चालू किया। तभी रेडियो जॉकी यानी कि मिस निहारिका ने शहर में 12,000 शादियों का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि आज हर मुंबई वासी किसी न किसी शादी में जा रहा है और चारों तरफ शादियों की धूम है। ये सुनकर नीरज ने सुजाता से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि आज शहर में 12,000 शादियां होंगी? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई पंडित हूँ, और शादियों का मुहूर्त मैंने ही निकाला है। एक बात ज़रूर है कि आज शादियां अधिक हैं, लेकिन कितनी पता नहीं। हाँ, एक बात पर मैं अडिग हूँ कि 12,000 नहीं होंगी। 5-6 हज़ार को 12,000 बनाने में लोगों को कोई अधिक समय नहीं लगता। बात का बतंगड़ बनाने में फालतू आदमी माहिर होते हैं। तभी रेडियो टनाटन ने ट्रैफिक का हाल सुनाया शुरू किया। यदि आप वहाँ जा रहे हैं तो अपना रूट बदल ले। ये सुनकर नीरज ने कहा, रेडियो स्टेशन पर बैठकर कहना आसान है कि रूट बदल ले, लेकिन जाए तो कहाँ से? मुंबई की हर दूसरी सड़क पर ट्रैफिक होता है। हर रोज़ सुबह शाम 2 घंटे की ड्राइविंग हो जाती है। आराम से चलते चलो, सब्र और संयम के साथ। बातों ही बातों में कार की रफ्तार धीमी हो गई और आगे वाली कार के चालक ने कार से अपनी गर्दन बाहर निकाली
और बोला, भाई साहब कार थोड़ी पीछे करना, वापस मोड़नी है, आगे ट्रैफिक जाम है। एफएम रेडियो भी यही कह रहा है। उसको देखते ही कई स्कूटर और बाइक वाले पलटकर चलने लगे। कार वालों ने भी कारें वापस मुड़नी शुरू कर दी। ये देखकर सुजाता ने कहा, आप क्या देख रहे हो? जब सब वापस मुड़ रहे हैं तो आप भी इनके साथ मुड़ जाइए। नीरज ने कार नहीं मोड़ी, बल्कि मुड़ी कारों की जगह धीरे धीरे कार आगे बढ़ानी शुरू की। ये आप क्या कह रहे हो? ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। सुजाता ने नीरज की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, ये तो रोज की कहानी है। जो कारें वापस मुड़ रही हैं वे सब आगे पहुंचकर दूसरी लेन को भी जाम करेंगी। धीरे धीरे नीरज कार को अपनी लेन में रखकर आगे बढ़ाता रहा। चौराहे पर एक टेम्पो खड़ा था, जिस कारण ट्रैफिक का बुरा हाल था। यहाँ तो काफ़ी बुरा हाल है, देर ना हो जाए। सुजाता थोड़ी परेशान हो गई। कुछ नहीं होगा, 10 मिनट ज़रूर लग सकते हैं। यहाँ संयम की ज़रूरत है। बातों बातों में 10 मिनट में चौराहे को पार कर लिया और कार ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कभी कोई बारात मिलती तो कार की रफ्तार कम हो जाती, तो कहीं बीच सड़क पर बस वाले बस रोककर सवारियों को उतारने चढ़ाने का काम करते मिले। फार्म हाउस आ गया। बारात अभी बाहर सड़क पर नाच रही थी। बारातियों ने अंदर जाना शुरू कर दिया। कॉलोनी निवासी पहले ही पहुंच गए थे और चाट के स्टॉल पर मशगूल थे। लगता है हम ही देर से पहुंचे हैं। कॉलोनी के लोग तो हमारे साथ चले थे, लेकिन पहले आ गए। नीरज ने चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए सुजाता से कहा, इतनी धीरे कार चलाते हो, जल्दी कैसे पहुंच सकते थे? इतना कहकर सुजाता बोली, हाय मिसेस शर्मा, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। अरे कहाँ, तुम्हारे आगे तो आज सब फीके हैं। मिसेस गुप्ता बोली, देखो तो कितना खूबसूरत नेकलेस है। छोटा जरूर है लेकिन डिज़ाइन लाजवाब है। हीरे कितने चमक रहे हैं, जरूर महंगा होगा। पहले कभी देखा नहीं, कहाँ से लिया? देखो तो साथ के मैचिंग झुमके भी लाजवाब है। एक के बाद एक सवालों की झड़ी लग गई। साथ ही सभी कॉलोनी की महिलाओं ने सुजाता को घेर लिया और वह मंद मंद मुस्कुराती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। नीरज एक तरफ कोने में अलग कुर्सी पर अकेले बैठे थे। तभी शर्मा ने कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, क्या यार नीरज, यहाँ छिपकर चुपके से औरतों की बातों में कान अड़ाए बैठे हो? उठो, उधर पुरुषों की महफिल लगी है, सब इंतज़ाम है, आ जाओ। नीरज कुर्सी छोड़ते हुए कहने लगे, शर्मा जी, मैं पीता नहीं हूँ। तुझे पता है क्या करूँगा महफिल में जाकर? आओ तो सही, गपशप ही सही। मैं कौन सा रोज पीने वाला हूँ? जलजीरा, सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ है। कहकर शर्मा जी ने नीरज का हाथ पकड़कर खींचा और दोनों महफिल में शरीक हो गए, जहाँ जाम के बीच में ठहाके लग रहे थे। यार, दिनकर ने हाथ लंबा मारा है। सब कुछ लड़की पक्ष वाले कर रहे हैं। फार्म हाउस में शादी, पीने का, खाने का इंतज़ाम तो देखो। मेहता ने कहा, अंदर की बात बताता हूँ, सब प्यार मोहब्बत का मामला है। सिन्हा जी ने कहा, अमर यार, पहेलियाँ बुझाना छोड़कर ज़रा खुलकर बताओ। गुप्ता ने पूछा। प्रेम और ये लड़की स्नेहा कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वहीं प्यार हो गया। जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी, थक हार कर लड़की के बाप को मानना पड़ा। सिन्हा जी चटकारे लेकर प्यार के किस्से सुनाने लगे। फिर मुड़कर नीरज से कहने लगा, अरे आप तो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, कुछ तो फरमाइए। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है शादियों में फिजूल का पैसा लगाने की। इसी शादी को देख लो, फार्म हाउस का किराया, साज सजावट, खाने पीने का खर्चा, लेन देन, गहने और ना जाने क्या क्या खर्च होता है। नीरज ने दार्शनिक भाव से कहा, यार, जिसके पास जितना पैसा होता है शादी में खर्चा करता है, इसमें फिजूल खर्ची की क्या बात है? आखिर धन को संचित ही इसलिए करते हैं। मेहता जी ने बात को स्पष्ट करते हुए कहा, नहीं, धन का संचय शादियों के लिए नहीं बल्कि कठिन समय के लिए भी किया जाता है। नीरज की बात बीच में काटते हुए गुप्ता जी बोले, देख, लड़की वालों के पास धन की कोई कमी नहीं है। समंदर से 2-4 लोटे निकल जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोच गलत है, ये तो पैसे की बर्बादी है। नीरज ने कहा, सारा मूड खराब कर दिया। सिन्हा ने बात को समाप्त करते हुए कहा, यहाँ हम जश्न मना रहे हैं। स्वामी जी ने प्रवचन शुरू कर दिए। बाय गॉड शर्मा, जहाँ से इसे लाया था वहीं छोड़ा। नीरज चुपचाप वहाँ से निकल लिए और सुजाता को ढूंढने लगे। क्या बात है भाई साहब, कहाँ नैन मटक्का कर रहे हैं? मिसेस सिन्हा ने कहा,
जो सुजाता के साथ गोलगप्पे के स्टॉल पर खट्टे मीठे पानी का मज़ा ले रही थी और साथ कह रही थी, सुजाता गोलगप्पे का पानी बड़ा बकवास है, इतनी बड़ी पार्टी और चाट पकौड़ी तो एकदम थर्ड क्लास। सुजाता मुस्कुरा दी। उनकी बातें सुनकर नीरज मुस्कुरा दिए कि दोनों मियाँ बीवी एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। मियाँ ज़्यादा पीकर होश खो बैठा है और बीवी मीन मेक के बावजूद खाए जा रही है। नीरज ने सुजाता से कहा, खाना शुरू हुआ है तो थोड़ा खा लेते हैं, नहीं तो निकलने की सोचते हैं। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो कोई भी नहीं जा रहा है। पूरे दिन काम की थकान, फिर फार्म हाउस पहुंचने का थकान भरा सफ़र और अब खाने का लंबा इंतज़ार। बेगम साहिबा घर वापस जाने में भी कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। चलते हैं। आंखें नींद से बोझिल हो रही है। इस वाहन चालक पर भी कुछ तरस करो। तुम भी बच्चों की तरह मचल जाते हो और रट लगा लेते हो कि घर चलो घर चलो। मैं फिर इधर सोफे पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी तो वहाँ कोई नहीं है। ठीक है, कहकर सुजाता कॉलोनी की अन्य महिलाओं के साथ बातें करने लगी और नीरज एक खाली सोफे पर आराम से पैर फैलाकर अधलेटे हो गए। आंखें बंद करके नीरज आराम की सोच रहे थे कि एक जोर का हाथ कंधे पर लगा। नीरज बाबू, ये अच्छी बात नहीं है। अकेले अकेले सो रहे हो, जश्न मनाने के बजाय सुस्ती फैला रहे हो। नीरज ने आंखें खोलकर देखा तो गुप्ता जी दांत फाड़ रहे थे। मन ही मन भद्दी गाली निकालकर प्रत्यक्ष में नीरज बोले, गुप्ता जी, दफ्तर में कुछ ज़्यादा काम की वजह से थक गया था, सोचा कि 5 मिनट आराम कर लूँ। उठ यार, ये मौका जश्न मनाने का है, सोने का नहीं। गुप्ता जी हाथ पकड़कर नीरज को डीजे फ्लोर पर ले गए, जहाँ डीजे के शोर में लड़का और लड़की पक्ष के नज़दीकी नाच रहे थे। देख, दिनकर के ठुमके, गुप्ता जी बोले, पर नीरज का ध्यान सुजाता को ढूंढने में था कि किस तरीके से अलविदा कहकर वापस घर रवानगी की जाए। सुजाता कॉलोनी की महिलाओं के साथ गपशप में व्यस्त थी। नीरज को नज़दीक आता देख मिसेस शर्मा ने कहा, भाई साहब को कह आज तो मंडराना छोड़े, मर्द पार्टी में जाए, बार बार महिला पार्टी में आ जाते हैं। भाभी जी, कल मैं दफ्तर से छुट्टी नहीं ले सकता, ज़रूरी काम है, घर भी जाना है। रात की नींद पूरी नहीं होगी तो दफ्तर में काम कैसे करूँगा। अब तो आप सुजाता को मेरे हवाले कीजिए, नहीं तो उठा के ले जाना पड़ेगा। नीरज के इतना कहते ही पूरी महिला पार्टी ढाके में डूब गई। क्या बचपना करते हो, थोड़ी देर इंतज़ार करो, सबके साथ चलेंगे, पार्टी का मज़ा उठाओ, थोड़ा सुस्ता लो। देखो, उस कोने में सोफे खाली हैं, आप थोड़ा आराम करो, मैं अभी वहीं आती हूँ। मुंह लटकाकर नीरज फिर खाली सोफे पर अधलेटे हो गए और उनकी आंख लग गई। नींद में नीरज ने करवट बदली तो सोफे से नीचे गिरते गिरते बचे। इस चक्कर में उनकी नींद खुल गई। चंद मिनटों की गहरी नींद ने नीरज की थकान दूर कर दी। तभी सुजाता आई। तुम तो बड़े अच्छे हो, एक नींद पूरी कर ली। चलो, खाना शुरू हो गया है। नीरज ने घड़ी देखी, रात के 12 बजे थे। अब 12 बजे खाना परोस रहे हैं। खाना खाते और फिर मिलते, अलविदा लेते 2 बज गए। कार स्टार्ट करके नीरज बोले, आज रात लॉन्ग ड्राइव होगी, घर पहुँचते पहुँचते 3:30 बज जाएंगे। मैं सोचता हूँ कि उस समय सोने के बजाय चाय पी जाए और सुबह की सैर की जाए, मज़ा आ जाएगा। आप तो सो लिए थे, मैं बुरी तरह थक चुकी हूँ, मैं तो नींद जरूर लूँगी। लेकिन आप इतनी धीरे कार क्यों चला रहे हो। रात के खाली सड़कों पर तेज रफ्तार की वजह से ही भयानक एक्सीडेंट होती है। दरअसल पार्टियों से वापस आते लोग शराब के नशे में तेज रफ्तार के कारण कार को संभाल नहीं पाती, इसी से एक्सीडेंट होती है। सड़कों पर रोशनी पूरी नहीं होती, सामने से आने वाले वाहनों के हेडलाइट से आंखों में चौंध पड़ती है। पटरी और रोड डिवाइडर नज़र नहीं आते हैं, इसलिए जब देर हो गई है तो आधा घंटा और सही। 3:45 बजे वे घर पहुँचे। बत्ती जलाई तो दिशा उठ गई। क्या बात है पापा, पूरी रात शादी में बिता दी, कल ऑफिस की छुट्टी करोगे क्या। नीरज ने हंसते हुए कहा, कल नहीं आज, अब तो तारीख भी बदल गई है। आज ऑफिस में ज़रूरी काम है, छुट्टी का मतलब ही नहीं। अगर अब सो गया तो समझ लो दोपहर से पहले उठना ही नहीं होगा। बेटा, अब तो एक कप चाय पीकर सुबह की सैर पर जाऊंगा। पापा, आप कपड़े बदलिए, मैं चाय बनाती हूँ।
दिशा ने आंख मलते हुए कहा। तुम सो जाओ बेटी, हमारी नींद तो खराब हो गई है, मैं चाय बनाती हूँ। सुजाता ने दिशा से कहा। चाय पीने के बाद नीरज, दिशा और सुजाता सुबह की सैर के लिए पार्क में गए। आज असली आनंद आएगा सैर करने का। पूरा पार्क खाली, ऐसा लगता है कि हमारा प्राइवेट पार्क हो। हम आलसियों की तरह सोते रहते हैं। सुबह सैर का अपना अलग ही आनंद है। नीरज बाहें फैलाकर गहरी सांस खींचता हुआ बोला। आज क्या बात है, बड़ी दार्शनिक बातें कर रहे हो। बात दार्शनिकता की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई की है। कल रात शादी में देखा, दिखावा ही दिखावा। क्या हम शादियां सादगी से नहीं कर सकते? अगर सच कहें तो सारा शादी खर्च व्यर्थ है, फिजूल का है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तभी दिशा जॉगिंग करते हुए नज़दीक पहुंचकर बोली, पापा बिल्कुल ठीक है, शादियों पर सारा व्यर्थ का खर्चा होता है। सुजाता नीरज के चेहरे को देखती हुई कुछ समझने की कोशिश करने लगी। फिर कुछ पल रुककर बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज सुबह बाप बेटी को क्या हो गया है? बहुत आसान सी बात है। शादी में सारे रिश्तेदारों को, यारों को, पड़ोसियों को, मिलने जुलने वालों को न्योता दिया जाता है कि शादी में आकर शान बढ़ाओ। सब आते हैं, कुछ काम धंधा तो नहीं करते। उस पर सब यही चाहते हैं कि उनकी साहबों जैसी खातिरदारी हो, और तनिक भी कमी हो गई तो उल्टा सीधा बोलेंगे। जैसे कि दिनकर के बेटे की शादी में देखा, हम सब जमकर दावत उड़ाए जा रहे थे और कमियां भी निकाल रहे थे। तभी दिशा जॉगिंग का एक और चक्कर पूरा करके नज़दीक आई और बोलने लगी तो सुजाता ने टोक दिया, आपकी कोई विशेष टिप्पणी? ये सुनकर दिशा ने हाँफते हुए कहा, पापा ने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है शादी का। शादी हमारी बिरादरी को खुश करते फिरे, ये कहाँ की अक्लमंदी है? और तुर्रा ये कि खुश फिर भी कोई नहीं होता। आखिर शादी को हम तमाशा बनाते ही क्यों हैं? अगर कोई शादी में किसी कारण से नहीं पहुंचा तो हम भी गिला रखते हैं कि आया नहीं। कोई किसी को नहीं छोड़ता। शादी करनी है तो घर परिवार के सदस्यों में ही संपन्न हो जाए। जितना खर्च शादी में हम करते हैं, अगर वह बचाकर बैंक में जमा करवा ले तो बुढ़ापे की पेंशन बन सकती है। देखा सुजाता, हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। मुझे दिशा पर गर्व है। कितनी अच्छा तरह से भविष्य की सोच रही है। हम अपनी सारी जमा पूंजी शादियों में खर्च कर देते हैं। अक्सर तो उधार भी लेते हैं, जिसको चुकाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। अपनी चादर से अधिक खर्चों करते हैं। क्या बाप बेटी को किसी प्रतियोगिता में भाग लेना है, जो वहाँ देने वाले भाषण का अभ्यास हो रहा है, या कोई निबंध लिखना है? काश भारत का हर आदमी ऐसा सोचता। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।